नमस्कार। आज बात करते हैं उन चीजों की जो हैं तो हमारे चारों तरफ, पर हम शायद ही उन पर गौर करते हैं। मैं बात कर रही हूँ संसाधनों की, मतलब पानी की बोतल से लेकर हमारे हाथ में जो फोन है, सब कुछ इन्हीं से तो बना है। तो चलिए, आज जरा समझते हैं कि ये हमारे विकास के लिए आखिर इतने जरूरी क्यों हैं। अच्छा, चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम रोजमर्रा की चीज से, जैसे टूथपेस्ट। कभी सोचा है कि जो पेस्ट हम हर सुबह इस्तेमाल करते हैं, उसे बनाने में क्या-क्या लगता होगा? ये सिर्फ एक पेस्ट नहीं है। इसका जवाब सुनकर शायद हैरानी हो, और यहीं से हमारे लिए संसाधनों की पूरी दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा। जी हाँ, यकीन मानिए, टूथपेस्ट असल में खनिजों का एक पूरा कॉकटेल है। सोचिए, सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब अपघर्षक खनिज है जो दांतों को साफ करते हैं। फिर है फ्लोराइड, जिससे मिलता है फ्लोराइड, जो कैविटी से बचाता है। टाइटेनियम ऑक्साइड, इसे वो सफेदी देता है। और अब्रक, अब्रक से आती है इसमें चमक। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अरे हाँ, वो प्लास्टिक की ट्यूब जिसमें ये आता है, वो भी तो पेट्रोलियम से ही बनती है। तो जैसा कि अभी अभी हमने देखा, संसाधन सच में हमारे चारों ओर हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि हमारी दुनिया की ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर हैं क्या, और इन्हें बांटा कैसे जाता है। तो सवाल ये है कि कोई भी चीज आखिर संसाधन बनती कब है? मतलब सिर्फ जमीन के नीचे दबे होने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? इसके लिए 3 शर्तें हैं, 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात, हमारे पास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी हो। दूसरी, उसे निकालना और इस्तेमाल करना इकोनॉमिकली फीजिबल हो, मतलब फायदे का सौदा हो। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, हमारा समाज उसे अपनाने के लिए भी तैयार हो। अच्छा, अब इन संसाधनों को बांटने का एक तरीका है उनकी उत्पत्ति के आधार पर। मतलब वो आए कहाँ से हैं। एक होते हैं जैविक यानी बायोटिक, सीधी सी बात है, जिनमें जीवन है, जैसे जंगल, फसलें, जानवर। और दूसरे होते हैं अजैविक यानी एबायोटिक, मतलब निर्जीव चीजें, जैसे कि जमीन, पानी या मिट्टी। दूसरा तरीका है इन्हें इस आधार पर बांटना कि ये खत्म हो सकते हैं या नहीं। एक है नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल, ये वो है जो फिर से बन सकते हैं या खत्म ही नहीं होते, जैसे सूरज की रोशनी या जंगल। और दूसरे हैं अननवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, ये बेचारे लिमिटेड हैं, एक बार इस्तेमाल हो गए तो बस हो गए, दोबारा बनने में लाखों साल लग जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, सारे मिनरल्स इसी में आते हैं। तो ठीक है, हमने समझ लिया, संसाधन जैविक हैं, अजैविक हैं, कुछ रिन्यूएबल हैं, कुछ नहीं हैं, और ये हर जगह हैं। तो फिर एक मिनट, तो फिर हम हर समय ये पर्यावरण और संसाधनों के खत्म होने की चिंता क्यों करते रहते हैं? अगर सब कुछ है ही, तो असल प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है? समस्या यही है। प्रॉब्लम है इनके अंधाधुंध इस्तेमाल में। विकास की इस दौड़ में हम अक्सर इनकी गिरावट का कारण बन जाते हैं। और इसकी कीमत हमें और हमारे पर्यावरण दोनों को बहुत भारी चुकानी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा और सीधा असर पड़ता है हमारी जमीन पर। इसे कहते हैं भूमि क्षरण या लैंड डिग्रेडेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है, वो खत्म हो रही है। वो धीरे धीरे खेती के लायक ही नहीं बचती। ये सिर्फ मिट्टी का कटना नहीं है, ये पूरी जमीन का बंजर हो जाना है। इसी का एक बहुत ही सीरियस रूप है अवनालिका अपरदन, जिसे गली इरोजन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि तेजी से बहता हुआ पानी मिट्टी को काटते काटते गहरी खाइयां या कहें तो नालियां बना देता है। और नतीजा, वो जमीन पूरी तरह से बंजर हो जाती है। और यहाँ देख सकते हैं कि यह प्रक्रिया कितनी ज्यादा विनाशकारी हो सकती है। पानी कैसे जमीन में गहरी गहरी नालियां बना देता है, और एक वक्त की उपजाऊ जमीन धीरे धीरे एक बैड लैंड या बंजर जमीन में तब्दील हो जाती है। लेकिन देखिए, भूमि क्षरण सिर्फ कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि इन संसाधनों का मैनेजमेंट करेगा कौन? और यहीं से शुरू होता है संघर्ष। ये कार्टून इसी कड़वी सच्चाई को दिखाता है। एक तरफ होते हैं विकास के बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स, और दूसरी तरफ है स्थानीय लोग, स्थानीय समुदाय, जिनकी ज़रूरतें और अधिकार अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ पर्यावरण की नहीं रह जाती, ये एक सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई भी बन जाती है। तो ठीक है, समस्या तो साफ है, पर क्या इसका कोई समाधान भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि अब दुनिया भर में भविष्य के लिए एक स्थायी, एक सस्टेनेबल योजना बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
इस समाधान का पहला कदम है संसाधन योजना या रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, ये कोई नियम कानून की मोटी किताब नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है, एक हुनर है। ये सोचने का एक तरीका है कि हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें कैसे, ऐसे कि हमारी आज की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बचे रहें। और इसी सोच को एक नाम दिया गया है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। विकास ऐसा हो जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और साथ ही आने वाली पीढ़ियों के हिस्से के संसाधनों से कोई समझौता ना करे। इस तरफ दुनिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था 1992 में। जगह थी ब्राजील का रियो डी जेनेरियो और मौका था पृथ्वी शिखर सम्मेलन का। यहीं पर दुनिया भर के नेता इकट्ठे हुए और उन्होंने एजेंडा 21 को अपनाया। इसका लक्ष्य था 21वीं सदी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करना। और इसकी एक सबसे खास बात ये थी कि हर लोकल गवर्नमेंट को भी अपना खुद का एजेंडा 21 बनाना था। बातें तो ठीक हैं, सिद्धांत भी अच्छे हैं, लेकिन क्या ये सब ज़मीनी हकीकत में भी मुमकिन है? क्या सच में कोई बदलाव आ सकता है? चलिए एक ऐसा ही उदाहरण देखते हैं जो दिखाता है कि जब लोग साथ आ जाएं तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। हरियाणा का एक गांव है सुखोमाजरी। ये गांव इसकी एक जीती जागती मिसाल है। ये कहानी सच में उम्मीद जगाती है, क्योंकि ये साबित करती है कि अगर लोग ठान ले तो लैंड डिग्रेडेशन की प्रक्रिया को सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से पलटा भी जा सकता है। ये नंबर देखिए जरा, 1272। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सुखोमाजरी के उस असाधारण बदलाव की पूरी कहानी है। सोचिए, 1976 में सुखोमाजरी में प्रति हेक्टेयर सिर्फ 13 पेड़ हुआ करते थे, सिर्फ 13। लेकिन फिर गांव वालों ने मिलकर मेहनत की और महज 16 साल में 1992 तक ये संख्या बढ़कर हो गई 1272। ये बदलाव ये वाकई हैरान कर देने वाला है। तो इससे सबक क्या मिलता है? सबक साफ है। जब लोग खुद मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं तो सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बचता, बल्कि इससे उनकी आर्थिक हालत भी सुधरती है, उनकी जिंदगी बेहतर होती है। सुखोमाजरी हमें दिखाता है कि जब लोग विकास में लोगों की भागीदारी हो तो क्या कमाल हो सकता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो हमेशा इतना पॉजिटिव नहीं होता। अक्सर राष्ट्र के विकास की एक बड़ी कीमत कुछ खास समुदायों को चुकानी पड़ती है। रिहंद बांध परियोजना से हटाए गए लोगों का ये सवाल हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। और यही सवाल आज हमारे सामने सबसे बड़ा बनकर खड़ा है। आखिर हम ऐसा विकास कैसे करें जो सच में समावेशी हो, जो सबका हो और जिसमें तरक्की का बोझ किसी एक समुदाय के कंधों पर ना डाला जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।